हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ा और बोले, ले देख, जय श्री श्री राम। राम चलो जय भाई। श्री राम। ठीक है। अपन ने पढ़ा कि सिस्टम ने कैसे अपने शेयर्स बेचे, कैसे वो अपने शेयर्स बेचता है। दूसरी चीज अपन ने पढ़ी थी सप्लाई और डिमांड वाली, है कि नहीं। अब अगर सप्लाई बढ़ती है और डिमांड घटती है तो प्राइस का क्या होगा। घटेगा। नीचे जाएगा। प्राइस नीचे नीचे जाएगा। जाएगा। वहीं पे अगर सप्लाई घटती है और डिमांड बढ़ती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है एक साथ हो, बट वो प्राइस ऊपर मामला एक ही, जाएगा। तो प्राइस ऊपर जाएगा। बढ़ती है। ठीक है, दो बेसिक हो गए। तीसरी चीज अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि बाय और सेल, अगर एक बंदा बाय करने वाला है तो एक बंदा सेल करने वाला होगा ही होगा। ठीक है। और एक अपन ने पढ़ा था कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो किसका, किसी का लॉस। किसी का लॉस होगा। क्रॉस। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब आगे आते हैं। मेरे को बस एक डाउट है कि जो आपने बोला था सिस्टम वाला, कि सिस्टम को प्रॉफिट कैसे हुआ तो उसने पैसे दिए तो। मतलब इस सिस्टम प्रॉफिट के लिए किया ही नहीं है सब, सिस्टम ने प्रॉफिट के लिए किया ही अपनी नहीं। अपनी कंपनी के शेयर्स बढ़ाने के लिए किया उसने। को नहीं, पैसे उसको चाहिए थे भाई। उसको सिर्फ फंड चाहिए थे, उसीलिए इसने किया है बस, और कोई काम नहीं था। कंपनी स्टार्ट करनी थी सुनो उसको। सुनो, नई कंपनी नहीं, सीधा सीधा शार्क टैंक देख लो। हम्म। ठीक है, हाँ, तुम शार्क टैंक। जो जजेस हैं उनका काम कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, और जो सिस्टम है वो काम कर रहा है कंटेस्टेंट का। कंपनी आती है, अपना प्रोडक्ट पिच करती है, तुम लोग इसमें अपना पैसा अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो लगाते हो। ये सिंपल है और कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ हम्म। कि वो असल में क्या करने आई है, पैसा लेने बस, और कुछ नहीं। अच्छा। और कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो पैसा लेने आई है कि तुम मुझे पैसा दो, मैं उसके बदले तुम्हें इक्विटी दे दूंगा, शेयर दे दूंगा अपनी कंपनी के। तो भैया मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब जो भी कंपनी है वो डिविडेंड कब देती है, मतलब और किस बेसिस पे देती है। पहली चीज, एक दो बंदों के और सवाल थे, वो यहाँ पे ड्रॉप कर देना, उन्होंने डीएम किया था जब तक, है ना, जब तक मैं ये बता रहा हूँ। पहली चीज, हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, कुछ देती है कुछ नहीं देती है। ठीक है, जो नहीं देती है उनके शेयर का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है, और जो डिविडेंड देता है, जैसे मतलब अब सिस्टम भाई का प्रॉफिट हुआ और दोबारा वहीं पे आता है अपने सिस्टम। श्रेष्ठ भाई। ठीक है, अब इसने 100 करोड़ की अपनी फंडिंग उठा ली है, अपने प्रोजेक्ट में वो लगा रहा है, पैसा बना रहा है। और जो डिविडेंड का सबसे कम टाइम होता है, मेनली 3 महीने होता है। हर 3 महीने में या हर 6 महीने में या हर एक साल में, या जब भी वो कंपनी अपना रिजल्ट शो करे, कंपनी को जब पता चले कि हाँ भाई मेरा पिछले क्वार्टर हाफ में या पिछले 6 महीने में कितना प्रॉफिट हुआ है, वो उसके हिसाब से होता है। ठीक है, तो जब भी वो अनाउंस होगा उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, मान लेते हैं इसका सिस्टम बाई का प्रॉफिट हुआ 4,000 करोड़ का, तो खाली प्रॉफिट की बात चल रही है, इसमें खर्चा वर्चा नहीं जोड़ेगा। नेट प्रॉफिट। हाँ, खर्चा निकाल के जो बचता है वो प्रॉफिट है। तो इसमें से कुछ हिस्सा वो हो सकता है वो 10% हो सकता है वो 10% से ज्यादा भी हो सकता है वो 10% से कम हो। मेनली 10% होता है नॉर्मल टाइम पे, क्योंकि उसने 10% ही इक्विटी दी है, तो उसी 10% के तुम हिस्सेदार हो। तो 4,000 करोड़ का 10% कितना हुआ, 400 करोड़। अब ये 400 करोड़ कंपनी 10% हिस्सेदारों को देगी, और वो 10% कौन है, 1 लाख शेयर। याद नहीं है, 100 करोड़ में 1 लाख शेयर बांटे थे। हाँ। ठीक है, याद है तो याद है। कंपनी क्या करेगी, 400 करोड़ को 1 लाख से डिवाइड करेगी और हर शेयर के ऊपर प्रॉफिट देगी। जो ये 400 करोड़ को जब 1 लाख से डिवाइड करोगे ना, तो कितना डिविडेंड देगी वो पता चलेगा। 400 करोड़ कितना हुआ, 400, पहली बात 400 और फिर 100 और गुना 1 लाख, ये होता है। ठीक है, तो 1 लाख हट गया, मतलब 40,000। तो एक बंदे को कंपनी 40,000। 40,000 का डिविडेंड दे रही है। जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से जितने शेयर होल्डर्स थे उतना प्रॉफिट निकाला और उसको हर शेयर में डिवाइड कर दिया। तो अगर किसी के पास एक शेयर है तो उसको 40,000 मिलेंगे, किसी के पास दो हैं तो उसको 80 मिल गए, किसी के पास 50 है तो मल्टीप्लाई बाय 50, इस हिसाब से मिलते रहेंगे। ठीक है, हम्म। लेकिन कंपनी कभी देती है, अरे वो कंपनी की मर्जी होती है, मेनली कंपनी देती है हर 3 महीने में या हर 6 महीने में या हर साल में, जब भी वो अपना प्रॉफिट पब्लिक करती है कि हाँ भाई हमारे पिछले इतने दिनों में इतना प्रॉफिट हुआ, तो उस टाइम पे देती है। ठीक है,
ठीक है, डिविडेंड किस फॉर्म में हाँ, देता है और वैसे? सीधा अकाउंट में आता है। अच्छा, हाँ, डायरेक्ट बैंक में? सीधा बैंक में। हाँ, ठीक है। तो अपन ने कल मेनली बात करी थी इन सब की। अब इसके बाद में मैं सीधा सीधा कूदता हूँ दो चीजों पे। एक अपन ने पढ़ा था फंडामेंटल, मैंने बताया था ना, फंडामेंटल एनालिसिस, और एक टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अगर मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो मैं टेक्निकल एनालिसिस में जाऊंगा, और मुझे अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है, मतलब आज लगाना है, 8-10 साल बाद के लिए छोड़ना है, तो मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा। ठीक है, तो इस वाले को, क्योंकि अपन को इसको डिटेल में पढ़ना है, तो इसको थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं। आज अपन फंडामेंटल एनालिसिस पे आ जाते हैं। ठीक है भाई। चलो भाई, चलो 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 हाँ भाई, बढ़िया बढ़िया। चलो चलो चलो। चलो। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सब 100 रुपए जमा करो। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया था। देखो, कल लास्ट में बंधु ने सवाल पूछे थे कि भैया फ्री में वो गुरु दक्षिणा क्या। मैं नहीं बोला था कि गुरु दक्षिणा तो मैं लूंगा, और गुरु दक्षिणा क्या है, जब तुम 1 करोड़ कमा लो तो 20 लाख दे देना। ठीक है, उससे पहले कुछ नहीं चाहिए, अच्छा, सिंपल। एक फॉर्च्यूनर सबसे पहले। फॉर्चुनर तो नहीं, सीधी रोज रोज अरे लानी है फॉर्च्यूनर ही भाई। 50 इसी, लाख के फॉर्च्यूनर ही आ जाएगी भाई। अरे इस बैच में 40 बंदे हैं, 40 में से अगर 10 भी करोड़पति बनते हैं तो मेरे को तो 2 करोड़ आ गए ना। लेकिन भैया 2 करोड़ में से 30% टैक्स भी तो लगेगा। तो वो इतना तो मैं भी दे आगे। अच्छा, अच्छा, तुम ही कमाओगे, हम तो बैठे हैं, है ना। अच्छा, कॉन्फिडेंस भाई भैया देख जब रहे तक हम लोग अरे गिफ्ट, लेकिन गिफ्ट के ऊपर टैक्स कहाँ लगता है? हो। पर 20 लाख गिफ्ट अरे दिया अरे ना। आप पढ़ाना तो स्टार्ट करो। रिश्तेदार हो तो नहीं लगता अरे हाँ, है ना? उसकी लिमिट नहीं है। चलो चलो चलो, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। मतलब अब ये ये वाला गुरु दिमाग दक्षिणा इस्तेमाल था ना। होगा। बाकी 1 रही रुपए बात गिफ्ट कर पैसे देना भाई। भाई रुको। 1 करोड़ कमा लो। हाँ, अब देखो, फंडामेंटल एनालिसिस इज लाइक किसी आदमी की कुंडली निकालना, किसी शेयर की कुंडली निकालना। अब ये तो तुम समझ गए हो कि एक शेयर बनता कैसे है। ठीक है, ये तो समझ गए ना। इसमें कोई डाउट है अभी हाँ भी, समझ सिस्टम गए ने समझ कैसे अपना गए शेयर बना। नहीं अब है ना, डाउट। सब समझ ठीक है, गए। अब इसमें बड़ा सवाल नहीं ये बनता है भैया। कि सिस्टम ने ये सब किया कहाँ। भाई ऐसा तो है नहीं कि सिस्टम भाई अपने आए घर पे। न्यूज में अनाउंस कर दिया। तो उसके लिए सरकारी वेबसाइट, सॉरी वेबसाइट नहीं, सरकारी संस्था है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके अंडर है एनएससी। एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पहले ये बीएसई थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो भी अलग है, वो अभी भी है। ये अभी नेशनल वाला बना दिया कि सबका एक ही आधार, वैसा टाइप में। ठीक है, अब किसी को भी अपना शेयर रजिस्टर करना होता है, वो सेबी के अंडर जाता है ना। सेबी उन सब के रूल्स रेगुलेशंस बनाती रहती है, अपग्रेड करती रहती है टाइम के साथ साथ। और सेबी का एक छोटा बेटा है एनएससी, जो इन सब को लागू करता है, मतलब ध्यान रखता है। कोई नया शेयर आता है तो वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। आईपीओ निकलेंगे वो भी एनएससी के अंडर ही निकलेंगे। अब इनके नीचे भी दलाल होते हैं। दलाल जानते हो ना, ब्रोकर। तुम भी ब्रोकर बन सकते हो, बट उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, बहुत पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो असल में होता क्या है, तुम इन ब्रोकर के एप्लीकेशंस में अपना अकाउंट बनाते हो, और वो जो अकाउंट बनता है ना, उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। ठीक है, ये एक अकाउंट बनता है, वो हर एप्लीकेशन का अपना एक अकाउंट बना सकते हो तुम। ऐसा नहीं कि एक ही अकाउंट बना के सब जगह चलेगा। ठीक है, हर एप्लीकेशन पे एक अकाउंट, मतलब एक पैन कार्ड का एक अकाउंट है, उसको बैंक अकाउंट से लिंक करोगे। फिर क्या होगा, तुम्हें कोई भी शेयर खरीदना होगा, तुम उस ब्रोकर के एप्लीकेशन पे अप्लाई करोगे, मतलब उसमें प्रोसेस होती है, वो मैं बता दूंगा, सिखा दूंगा। तुम इसको बोलोगे, ये जीरोधा एनएससी को बोलता है कि भैया हमारे एक कस्टमर ने बोला है, उसको मान लेते हैं रिलायंस के शेयर चाहिए। ठीक है, उसको रिलायंस के शेयर चाहिए। फिर एनएससी क्या करता है, क्योंकि तुमने पैसे दे रखे हैं, तुम्हारे पैसे में ब्रोकर अपनी फीस काटता है और उसको आगे भेज देता है। वो पहले ही ऐड करके तुम्हें ऑर्डर बनाता है कि भाई इतने रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं होती है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हो तो फीस नहीं होती है, शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हो तो 40 रुपए पर ऑर्डर होती है। ठीक है, एनएससी के पास जाता है। अब एनएससी के साथ में एक और है सीडीएसएल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मुझे नहीं पता। एनएससी सीडीएसएल को ऑर्डर देती है कि भैया तुम इस बंदे के अकाउंट में रिलायंस के शेयर्स शिफ्ट कर दो। मतलब उसके, ये सीडीएसएल एक तरह से लेखा जोखा है, लेखा जोखा रखने वाली संस्था है। ये सिर्फ इस चीज का हिसाब रखती है कि किसके पास कितने शेयर्स हैं, और वो
इससे ट्रांसफर होके अगले को जाएंगे। मतलब क्योंकि कंपनी तो एक बार दे चुकी है। अब मान लेते हैं कि मैंने शेयर्स खरीद रखे हैं और देशराज आता है, देशराज कहता है कि भैया मुझे चाहिए, तो देशराज बोलेगा जीरोधा से, जीरोधा बोलता है एनएससी से, एनएससी सीडीएसएल को बोलती है, सीडीएसएल क्या करेगा, इसने खरीदे किससे, इसने मेरे से खरीद लिया, तो वो मेरे अकाउंट से काटेगा और इसके अकाउंट में ऐड कर देगा। ये एक पूरी प्रोसेस होती है, हालांकि होने में 1 सेकंड लगती है, और इधर से इधर शिफ्ट होने में रात का टाइम लगता है, 12 से 7 का। सुबह तक इसके अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हम सीधा एनएससी से स्टॉक्स ले सकते हैं? नहीं नहीं, तुम्हें ब्रोकर बनना पड़ेगा उसके लिए, और ब्रोकर बनना तो बता ही दिया। ये तो मैं तो एक इनिशियल चीज बता रहा हूँ, बहुत हाँ रिक्वायरमेंट्स होती है मैं एक ब्रोकर बनने की। मैं बस एक बेसिक बता रहा हूँ कि हाँ भाई ये चीजें होती हैं, इसको ध्यान रखना। एनएससी जरूरी है, सेबी के रेगुलेशंस आते रहते हैं, पढ़ते रहा करो, काम आएंगे। और सीडीएसएल दिख जाएगा तुम्हें आगे, सीडीएसएल लेखा जोखा रखता है, बस इतना से ध्यान रखो। तुम कोई शेयर खरीदोगे तो भी यही तुम्हें शेयर देगा, और अगर तुम बेचोगे तो भी यही देगा तुम्हें। मेल भी एनएससी के मेल आएंगे, बट सीडीएसएल लिखा होगा उसके अंदर, देख लेना। ठीक है, अब आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। तो देखो, अब यहाँ पे कौन है जो शादी करने वाला है? सभी तुम करेंगे। तुम भी आप तुम ही हो, तुम तुम ही हो। यू नहीं नहीं सबसे नहीं पहले नहीं, आप मैं तो गुरु हूँ सबसे भाई, बड़े मैं आप ही हो बाल यहाँ पे। भाई ब्रह्मचारी तुम ही हूँ, बूढ़े हो। मैं अपने आप को दूर रखता हूँ। हम आपके बाद अरे सुनो भैया, कार्तिक की कर दो। राजस्थानी, सिस्टम उनकी की उम्र कर इतनी दो। ज्यादा हो गई ना, भाई क्या है? उनकी शादी करने वाली एज गई। चलो चलो, अब शादी करते हैं हम, किसकी? आदित्य की। अरे भाई पार्टी। ठीक है, इसको एक साइड अरे रखते हैं, ये तो एक साइड बैंड कब रखते हैं आया? अपन किसी शेयर का नाम। जैसे कोई एक शेयर का नाम बताओ। एचडीएफसी, ये रखा नहीं है एचडीएफसी रिलायंस। बैंक, एचडीएफसी अरे बैंक। अरे रिलायंस। मोटा भाई मोटा भाई। मोटा बजाज भाई फाइनेंस। छोड़ो, बजाज बजाज फाइनेंस ले फाइनेंस ले भाई, बजाज बजाज। फाइनेंस। ठीक है, अब होता क्या है, देखो, आदित्य को एक लड़की पसंद आ गई भाई, कोई रैंडम लड़की पसंद आ गई। ठीक है, अब आदित्य ने अपन अपन को अपन भाई ग्रुप बन चुके हैं, मान लेते हैं आगे की बात है, और अपन सब आराम से साथ में ट्रेड करते हैं। पर आदित्य आके एकदम से बोलता है कि यार एक लड़की है, बड़ी पसंद है, उसे शादी करनी है। तो एज अ बहुत ही अच्छा दोस्त तुम क्या करोगे? सबसे पहली चीज, हम उसको ब्रेकअप। पार्टी लेके भाग मांगेंगे। देंगे। भाई पार्टी, भाई पार्टी। भाई पार्टी। बट वो भी छोड़ देते हैं। उसके बाद में हमारे जैसे जो कंसर्न दोस्त है वो क्या करेंगे, हम श्रेया की कुंडली खोलेंगे, है कि नहीं? कुंडली खोलना जरूरी क्योंकि होता भाई है। हाँ, देखो, हमारा दोस्त अगर शादी करने जा रहा है तो अच्छी लड़की होनी चाहिए, है कि नहीं? शनि तो भारी है श्रेया पे। सन... कुंडली तो खुल लेने दो भाई, अभी डेट ऑफ बर्थ आई नहीं है। ठीक है, तो मंगल की क्या लड़की? शुरुआत होगी, श्रेया कैसी है, कैसी लड़की है, खुद का मतलब आचार व्यवहार, मतलब बोलने चालने में कैसी है। अच्छी। सेकंड, श्रेया का परिवार कैसा है, परिवार समझ रहे हो ना? अच्छा। पता चले भाई गुंडों के परिवार से आदित्य शादी कर रहा है अरुण, अगले दिन आदित्य गायब है। ठीक है, सही बात भाई, देख के शादी करना। ठीक है। तीसरी चीज, श्रेया कितनी पढ़ी लिखी है। 10वीं फेल। ठीक है, इसके बाद जैसे अब तुम देखोगे श्रेया कितना कमाती है। भाई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? मॉडर्न जमाना है भाई, अब सरवाइव करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। क्या उसके पास, उसके ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है, शादी करके आई है और पीछे से 1 करोड़ का लोन भी लेके आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद में और क्या देखोगे बताओ, क्या श्रेया की कोई भाई सेविंग्स है? देखो, कुछ को भाई वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन तो देखना पड़ेगा। रुको रुको, कोई गंदी आदतें तो नहीं है? बाकी अब और ऐड ऑन कर देंगे इन केस कुछ बचता है तो, है ना? अब यहीं पे तुम फंडामेंटल पीएनएल एनालिसिस को, स्टेटमेंट। पीएनएल स्टेटमेंट, ओवरऑल कितना ग्रो कर रही है, 10 साल में 6 पेटी बढ़ी है। वहीं पे अगर अपन उसी किसी कंपनी में अगर जाके देखते हैं तो सबसे पहली चीज, कंपनी कैसी है, किस चीज की है, क्या करती है। ठीक है, दूसरी चीज उसका परिवार कैसा है, परिवार से मतलब क्या है अपना। पहली चीज तो कंपनी कैसी है, ये मतलब ब्रांचेस। बोर्ड कैसा है? मैनेजमेंट बोल सकते हैं इसे, मैनेजमेंट कैसा है हाँ, रिलेशन कैसा है एम्प्लॉइज के साथ? कंपनी से। हाँ, वो मतलब मेनली कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सेकंड चीज, परिवार कैसा है, मतलब जैसे क्योंकि बजाज है तो बजाज फाइनेंस भी है, फिनसर्व भी है, इसके अलावा बजाज मोटर्स भी है। ये पूरा एक ग्रुप है बजाज का, बजाज ग्रुप के अंडर ही तो आती है ये। बजाज ग्रुप ऑफ कंपनी, जैसे अडानी है तो उसका भी एक पूरा ग्रुप है, रिलायंस है तो उसका भी एक ग्रुप है, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी भी है, ऐसे सबके अपने ग्रुप है। तो
उसका जो ग्रुप है वो कैसा ग्रो कर रहा है, वो मैटर करता है। ग्रुप ऑफ कंपनी किसी किसी में नहीं भी होता है, किसी में होता भी है, कईयों में होता है, कईयों में नहीं भी होता है। कई सारी कंपनियां जो खाली अकेली कंपनी है, उनका कोई ग्रुप नहीं है, तो नहीं है भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट अगर है तो उसकी जानकारी जरूर जरूर ले। पता नहीं कौन याद कर रहा है भाई आज। ठीक है, जैसे कि अकेली यही कंपनी ग्रो कर रही है कि सबके सभी डूब रहे हैं या फिर सबके सभी बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर ये ग्रुप में अगर ये कंपनी है और एक कंपनी डूबने को तैयार हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट इस पे भी पड़ेगा। इस ग्रुप की एक कंपनी भी डूबेगी तो इसको भी इम्पैक्ट मारेगी। ठीक है, उसके कई सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। उनमें से एक ये भी हो सकता है कि अपना पैसा उसमें डालने लग जाए कि भाई को बचाओ। ठीक है, तीसरी चीज कितना पढ़ी लिखी है, तो मैटर करता है कि जो मैनेजमेंट वाले जो हैं, बोर्ड के जो मेन जो इसको संभालते हैं, वो किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज बिल्ड करते हैं कि पिछले साल में पूरे साल में कुछ ना कुछ तो कंपनी ने ऐसा नया निकाला होगा जो लोगों को अट्रैक्टिंग लगे, ताकि लोग उसका सामान खरीदें और वो ग्रो करे। ऐसा कुछ भी नहीं निकाला है तो कंपनी एक दिन जितनी बिक्री हो रही है उसकी भी एक लिमिट है खरीदने की लोगों को। जैसे उनको कुछ नया नहीं दिखेगा तो बार बार थोड़ी खरीदेंगे उनका प्रोडक्ट। वो कहेंगे कि हाँ भाई बहुत खरीद लिया, रुक जाते हैं, है कि नहीं। Damn. चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि पढ़ी लिखी से इन द सेंस, जैसे अभी इलन मस्क है, ठीक है, वो आके अगर टाटा को संभालने लग जाए या महिंद्रा का सीईओ बन जाए या टाटा का सीईओ बन जाए और उसकी वो अपनी स्ट्रेटजीज इन पे लगाए, तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा कंपनी पे। पड़ेगा भाई। कंपनी डूब जाएगी। हाँ पड़ेगा। तो वो मैटर सब करता है कि डूब जाएगा। कंपनी को मेनली लीड कौन कर रहा है, कंपनी की जो स्ट्रेटजीज है वो बना कौन रहा है, ये भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब अगली चीज है श्रेया कितना कमाती है। तो इससे सीधा सीधा मतलब है कंपनी कितना कमाती है, या बोल लो लास्ट 2 या 3 क्वार्टर हाफ, मतलब 3 महीनों में 3 मंथ्स की जो इनकम आती है, क्वार्टर जो रिजल्ट्स आते हैं। कौन है कुत्ते वाला भाई, वो ग्रोइंग है कि लगभग बराबर से प्रॉफिट हुआ है। मतलब ऐसा हो कि पहले 3 महीने में 1,000 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 1,010 करोड़ का या 50 करोड़ का प्रॉफिट, फिर उसके बाद में 1,100 करोड़ का प्रॉफिट है, या फिर हर बार 1,000 करोड़ का प्रॉफिट है, या फिर एक बार 1,000 करोड़, एक बार 900 करोड़, एक बार 1,100 करोड़ है। ये चीजें भी देखने की होती है कि जो प्रॉफिट है वो किस हिसाब से हो रहा है कंपनीज का, ग्रोइंग वे में है, डाउन में है, या ऐसे ही रेंडम है, ओवरऑल प्रॉफिट में है भी कि नहीं है, लॉसेस में चल रही है कि नहीं है। साथ में एक और चीज देखनी होती है कि कंपनी पे डेप्ट कितनी है, कर्जा कितना है। और इसमें सबसे बड़ी चीज देखने की क्या होती है कि वो डेप्ट है वो हर 3 महीने या 6 महीने में कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा दो चीजें सबसे ज्यादा ध्यान में देने वाली बात होती है। एक, जो पिछले 3-4 रिजल्ट्स हैं वो ग्रोइंग है, फ्लैट है या डाउन वाले हैं। साथ में डेप्ट है, उन्हीं सेम टाइम पे डेप्ट कम हो रही है या उन्होंने डेप्ट पे किया भी है कि नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद में जो बात हुई अपनी सेविंग्स वाली, श्रेया के पास कितनी सेविंग्स है। सेविंग्स का मतलब क्या है। उसको डेप्ट रेशियो कहते हैं ना। हाँ भाई बोल सकते हैं, बोलने को बहुत चीजें बोलते हैं, मेरे को नाम याद नहीं रहते भाई, मैं बता रहा हूँ बस, उसको समझो। नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता इन दी एंड, सब जगह कहीं पे भी भाई नाम से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पता होना चाहिए चीज कैसे काम करती है बस। ठीक है, डेब्ट के बाद में सेविंग्स क्या है। अब सेविंग्स में भाई कंपनी तो अपनी सेविंग्स बनाएगी नहीं कि भाई मैंने एफडी बना ली है, कुछ लोग बनाते भी होंगे, सरकारी बनाती है। सेविंग्स का मतलब है कि कंपनी के पास फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सबसे बड़ी चीज होती है ये। अगर कंपनी डूबने लगती है या बहुत ज्यादा डेब्ट में आती है, तो कंपनी इसी प्रॉपर्टी को बेच के ही अपना डेब्ट क्लियर करती है। जैसे अभी अडानी की बात कर लेते हैं, अडानी के कई सारे ग्रुप्स हैं, मतलब अडानी ग्रुप के कई सारे शेयर्स हैं, एंटरप्राइजेस, पोर्ट, ट्रांसमिशन, पावर, ग्रीन। ठीक है, इन सब में सबसे ज्यादा भरोसेमंद मेरे को लगता है सिर्फ दो, अडानी पोर्ट और अडानी पावर। क्यों? क्योंकि उनके पास फिजिकली पोर्ट है खुद के नाम पे, साथ में अडानी पावर पे जमीन है भाई, सोलर प्लांट्स हैं। तो इनकेस ये दो कंपनियां अगर डूबने लगेंगी तो इनके पास डेब्ट क्लियर करने के लिए पैसा बनाने की जगह है, ये बेच के या उन पे लोन लेके कर सकती है। बाकी की जो है उनके पास नहीं है इतना कि वो कवर कर पाए फिर अगर डूबने लगती है तो। ये हुई सेविंग्स वाली बात है कि श्रेया के पास क्या सेविंग्स है। तो कंपनी में वो सेविंग्स का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक
फिजिकल प्रॉपर्टी लिख सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टी। भैया पेंसिल थोड़ी मोटी कर लो। अरे लो भाई। अब इसके बाद में गंदी आदतें नहीं है, कंपनी में कोई घोटाले उटाले तो नहीं होते रहते हैं, स्कैम्स लास्ट में कोई इनिशियली आसपास कोई स्कैम हुआ तो नहीं है, या फिर ऐसी कोई अफवाह तो नहीं फैल रही है कि स्कैम होने वाला है। अनसिक्योर्ड लोन तो नहीं है? मेनली तो यही है कि नहीं नहीं, स्कैम्स तो नहीं होते रहते। अनसिक्योर्ड लोन हो या फिर सेम क्वार्टर में हर साल वही क्वार्टर में लॉस बढ़ता जा रहा है कोई एक कारण की वजह से, अननोन कारण की वजह से, तो जैसे कि वो भी इसमें आ गया। नवंबर से जनवरी वाला क्वार्टर था, फिर हम्म। वो उस अगले साल के नवंबर से जनवरी वाला, फिर अगले के नवंबर जनवरी वाले क्वार्टर में जो ग्रॉस प्रॉफिट है या फिर लॉस है वो बढ़ता जा रहा है अननोन रीजन की वजह से। अच्छा एक चीज, तो हाँ थोड़ा चलो ये भी है, ये मतलब मेनली ये देख लेना कि कुछ गलत चीज तो नहीं है हैपनिंग हो रही है धीरे धीरे, जो दिख नहीं रही है बट कंज्यूमर थोड़ा। ट्रेंड। चलो अब एक और चीज है जो मैं श्रेया के यहाँ पे लिखना भूल गया था। श्रेया के परिवार वाले शगुन कितना देते हैं? देखो मैंने पहले ही बोला है, दहेज नहीं बोला है मैंने, शगुन बोला है। ठीक है, दहेज होता है जो तुम एक बार लेते हो, शगुन हर बार आदित्य उसके ससुराल जाएगा, शगुन लेके आएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे। नहीं भाई हम तो दहेज ही बोलेंगे, गिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं होता। ठीक है, वहीं पे कंपनी में शगुन एज ए शगुन क्या अकाउंट होगा? डिविडेंड। भाई आदित्य भी हर त्योहार पे जाता है, त्योहार अपने लगभग 2-3 महीनों में एक बार आते हैं, 3-4 महीनों में एक बार आते हैं, तो शगुन उसे कितना मिलता है इन रिवर्ड? वो जाता है 500 रुपए का पेट्रोल खर्च करके आता है, आगे से 1100 मिल रहे हैं। ठीक है, वहीं पे डिविडेंड, डिविडेंड कंपनी कितना देती है ये भी बहुत अच्छी चीज है, जैसे हिंदुस्तान जिंक एक तो है ना, और एक एक है वेदांता। 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 और मैं तो कहता हूँ कि ये दोनों के तो कुछ कुछ शेयर्स तुम लोग भी उठा के रख लो। क्यों? इन इसका प्राइस है लगभग 280 चल रहा है शायद अभी, है ना? और जिंक कितना चल रहा है शायद मुझे नहीं कोई। पता, हिंदुस्तान जिंक कितना चल अरे रहा वो है देखना। 320 कुछ ड्रॉप हुआ है ना अभी, वो गिरा है अभी, मतलब उसका डिविडेंड आया था हाँ 30 तो कुछ रुपए का। हाँ तो ये लगभग इसी प्राइस के हैं। ठीक है, और इनके डिविडेंड आते हैं हर बार 19-20 रुपए के। इसका तो 30 शायद का और दिया भी, है हिंदुस्तान इसका ने। इसका 30 रुपए का आता है डिविडेंड वो दे रहा है। ये इसका प्राइस 280 है, 300, 260, 300 के बीच में घूमता रहता है, इसका प्राइस भी इतना ही आसपास घूमता रहता है, बट हर 3 महीने में ये डिविडेंड देते रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 2 साल तक भी इसका प्राइस नहीं बढ़े और ये दे दे, प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है तुम्हारा। तुमने मान लेते हैं 100 शेयर ले रखे हैं, तो 20 के 100 नोट हो गए लगभग 2000। ठीक है, हर तीसरे महीने तुमको 2000 रुपए आ रहे हैं, मत बढ़े, इधर से प्रॉफिट ले लो। हर तीसरे महीने तुमको 6000 इधर इधर ले रखे तो इधर 3000 रुपए आ रहे हैं, तो मत बढ़े भाई, ये प्रॉफिट दे रहा है। अब इसका एक प्रॉपर एग्जांपल है, हमारा एक दोस्त है हर्ष के यार, उसके पिताजी ने वेदांता खरीदा था लगभग लगभग 106 पे, नहीं शायद 96 कुछ पे खरीदा था, 96 से 106 के बीच में खरीदा था। ठीक है, करोड़। और नहीं नहीं नहीं, प्राइस, वेदांता नहीं खरीदा था, वेदांता के शेयर्स खरीदे थे 106 की प्राइस पे 2020 में 21 में। ठीक है, और अब तक उनको डिविडेंड 120 रुपए से ऊपर का आ चुका है, अभी तो 20 रुपए का और आ गया होगा, तो लगभग 140 रुपए का डिविडेंड हो गया। ठीक है, तो जितने में उन्होंने खरीदा था उतने रुपए का तो डिविडेंड मिल चुका है, साथ में इसका प्राइस अभी चल रहा है 280। अब कंपनी डूब भी जाए तो उनको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जितना उन्होंने लगाया था उतना उनका आ रखा है। इसलिए कंपनी कितना डिविडेंड देती है ये भी बहुत अच्छी चीज है, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, जितना अच्छा डिविडेंड, जितना फ्रीक्वेंट डिविडेंड उतना फायदे वाली बात, क्योंकि तुम लॉन्ग टर्म में लगाने वाले हो। आज तुमने पैसा लगाया है, 10 साल बाद विड्रॉ करोगे, इस 10 साल के बीच में हर तीसरे महीने तुमको प्रॉफिट आएगा, तो ये अच्छा है कि नहीं है? तो ये चीज देखने वाली होती है। और एक और चीज थी ROE, इसका कोई मेरे पास एग्जांपल नहीं है शादी वाले मैटर में। रिटर्न ऑन ROI होता है शायद, है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, है ना, उस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो होता है कि पिछले 10 साल पहले, अगर आज से 10 साल पहले किसी ने पैसा लगाया हो तो उसका पैसा कितने गुना बढ़ा है, ये बहुत मैटर करता है। या पिछले 5 साल पहले किसी ने लगाया हो तो कितना बढ़ा है। अब किसी को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। बेसिकली डिविडेंड भैया होता है कंपनी के बारे ये पूछ रहा है बंदा। भैया क्या, कंपनी के बारे में ये सब पता कहाँ से करोगे? बता रहा हूँ ना, सब बता रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, सब बताऊंगा।
अब जैसे अपनी जो सिस्टम कंपनी थी, उसने तुमसे 100 करोड़ रुपए लिए थे, बदले में तुम्हें 10% के शेयर्स दिए थे नहीं दिए थे? साथ में उस 10% पे तुम्हें 1 लाख शेयर मिले थे। किसी ने 10 शेयर लिए हो, किसी ने 50 शेयर लिए हो, किसी ने 100 शेयर लिए हो, है कि नहीं? मान लेते हैं अगले 3 महीने बाद सिस्टम भाई के हो गया 4,000 करोड़ का प्रॉफिट, और सिस्टम भाई ये बड़े दिलदार आदमी, कहते हैं कि भाई देखो, इन लोगों ने मुझे 100 करोड़ दिए, इसलिए मेरा 4,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो क्यों ना मैं इन्हें भी अपने प्रॉफिट का हिस्सा दूं, जो कि लॉजिकल है, क्योंकि तुम लोग उस कंपनी का 10% शेयर होल्ड करते हो, तो उसके प्रॉफिट का भी 10% तुम्हें जाना चाहिए। तो 4,000 करोड़ का 10% शेयर क्या हुआ? 400 करोड़। अब ये 400 करोड़ इन 1 लाख शेयर्स में बटेंगे। अगर किसी को डिवाइड नहीं आता है तो मैं सीधे सीधे डिवाइड करके बता देता हूँ। 40,000 रुपए पर शेयर। किसी के पास 1 शेयर है तो उसे 40,000 रुपए मिल जाएंगे, 2 शेयर है तो 80,000, किसी के पास 50 है तो मल्टीप्लाई कर लेना, 20 लाख होता है। 1,20,000। अरे 20, 4 पंचो 20 होता है ना, तो 40,000 है गुना 20 मतलब 2 लाख, अच्छा, और 20 लाख। इतनी गंदी कैलकुलेशन। तो अगर किसी के पास 50 शेयर है तो उसे 20 लाख, मतलब कुल मिला के 400 करोड़ रुपए 1 लाख शेयर्स में बटेंगे, सीधी सी बात है। और वो बट के सीधा मतलब सीधा तुम्हारे इनिशियल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट जाएंगे। क्या? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था इसमें? अबे ये तो एक रैंडम एग्जांपल है ना, अच्छा, इतना सारा नहीं आता है कि तुमने 100 रुपए का शेयर खरीदा तुमको 400 का डिविडेंड मिल जाएगा, कभी नहीं। तुमने अगर 100 का खरीदा है तो उसका डिविडेंड ज्यादातर 5-10 भाई रुपए, वो ऐसा ना कंपनी के बोलो भाई, प्रॉफिट पे टपारिया डिपेंड। टूल्स भी तो है। अरे तू रहने दे भाई, टपाडिया टूल्स एक्सेप्शन है। किसी किसी आदमी के 6 अंगूठे भी होते हैं, मतलब 6 उंगलियां भी होती हैं, भूल गया? हाँ भाई हाँ, तो पता है। एक्सेप्शन नाम की शोषण। चीज होती है, जिनको नहीं पता, टपाडिया टूल्स 11-12 रुपए का शेयर है, 70 रुपए का डिविडेंड देता है, बट उसे तुम अभी खरीद बाय ही कर नहीं लिया सकते। हुआ। नहीं, तुम खरीद ही नहीं सकते। ऐसा क्या खास है? टपाडिया टूल्स नहीं जानते क्या? अच्छा तुम ठेकेदारी नहीं, ठेकेदार में नहीं हो, कोई ठेकेदार हो तुम्हारी जानकारी में तो पूछना भाई, टपाडिया कंपनी के टूल कैसे आता है। मेनली वो पाने बनाती है, जो स्क्रू ड्राइवर, इसे खरीद क्यों नहीं प्लास, सकते? वो ड्राइवर वाली यार, बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी। देखिए सुन लो, वो बनाती है और वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल क्वालिटी के बनाती है, ठीक है। अब होता क्या है, जब इनिशियली उन्होंने शेयर किया होगा, शेयर बेचा होगा, तो लोगों ने खरीद लिया, और उसके बाद जब प्रॉफिट आया, क्योंकि भाई ये कंपनी लॉस मेकिंग है ही नहीं, ये कंपनी प्रॉफिट बना ही रही है, इसकी मतलब इसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी इतनी है कि हर कोई खरीदता है, ठीक है। तो उसने डिविडेंड दिए होंगे, ऑब्वियसली है, ऑब्वियस है कि डिविडेंड दिए होंगे। तो बंदों को क्या पता चला कि भाई 10 रुपए का शेयर है, 15 रुपए का डिविडेंड आया, कोई बेचने वाला ही नहीं है। और जब कोई बेचेगा ही नहीं तो तुम खरीदोगे कैसे? भैया 77 रुपए का डिविडेंड 16 मार्च को आया है। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, 11 रुपए का या 12 रुपए का शेयर होगा ये अभी। 10 रुपए का है। हाँ तो 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, 10.5, एग्जैक्टली 10.5। और 77 रुपए का डिविडेंड आया है, मतलब बहुत ज्यादा। जितना तुमने लगाया था उसका 7 गुना तो 3 महीने में मिल गया। तो कोई बेचेगा ही नहीं। अब जब कोई बेचेगा ही नहीं तो तुम खरीदोगे कैसे? बताओ। इसलिए तुम टपाडिया नहीं इसका खरीद सकते हो। इसका माइनस में रिटर्न है भैया। अरे माइनस में, वो आरओआई माइनस में होगा ही ना जब कोई बेच ही नहीं रहा। आरओआई क्या होता है कि कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा, खरीदने वाला अगर महंगे में खरीदता है तो आरओआई ऊपर रहा। ओवरऑल पैसा बढ़ा है, बट पैसा तो बढ़ा ही नहीं, डिविडेंड ही तो बढ़ा है। तो आरओआई से फर्क ही नहीं पड़ता इसमें। ये तो पूरी एक्सेप्शन है कंपनी भाई, ना इसमें खरीद बेच हो रही है, ना कुछ हो रहा है, खाली डिविडेंड आ रहा है। बंदे अपना पैसा लगा के छोड़ चुके हैं और डिविडेंड से पैसा कमा रहे हैं। हाँ भाई सुशांत, तो हाँ ये नॉर्मल हाँ लॉन्ग टर्म स्टॉक होता है, वही है ना ये? हाँ, लॉन्ग लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के उसी में ही होता है, तुम पैसा लगा के छोड़ते हो तभी मिलता है। हाँ भाई सुशांत भाई बोलो। हेलो। हाँ भाई, हाँ, जैसे इसकी डिमांड ज्यादा हो रही है तो इसका प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा फिर? क्योंकि अबे देखो, जैसे वो पहली क्लास में बताया था ना हाँ आपने। हाँ 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 बता बेचने रहा हूँ। वाला। सप्लाई अरे एक नहीं है तो मिनट कि एक मिनट, अरे सुनो सुनो सुनो, ये चीज शायद मैं बताना भूल गया, शायद क्या मैं भूल ही गया। देखो, कार्तिक 10 रुपए पे चावल बेच रहा था, ठीक है, और आदित्य ने कहा कि मैं 12 में खरीदूंगा। तो प्राइस कब बढ़ी? जब इन दोनों की डील हुई और कार्तिक ने 12 में आदित्य ने 12 में खरीद लिया, तो चावल का प्राइस हो गया 12 रुपए।
बट अगर कार्तिक 12 रुपए में खरीदने को तैयार है, सॉरी आदित्य 12 रुपए में खरीदने को तैयार है, कार्तिक बेचेगा ही नहीं, तो कोई डील ही नहीं हुई। और डील नहीं हुई तो प्राइस कहाँ से बढ़ेगा? प्राइस बढ़ा हुआ माना कब जाता है? जब एक उस पॉइंट पे किसी ने खरीदा हो, और जब कोई खरीद ही नहीं पाया तो प्राइस कैसे बढ़ा? प्राइस कैसे बढ़ेगा? जैसे अभी ये 11 रुपए का है, कोई बंदा आके कहता है मैं 5,000 रुपए पे ये शेयर उठा रहा हूँ, ठीक है, और इसमें से कोई एक बंदा उठ के सीधा सीधा 5,000 में अपना शेयर बेच देता है, तो इसका प्राइस 11 से सीधा 5,000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली डील ही 5,000 रुपए की हुई है। अगर ये डील होती नहीं है तो जो है प्राइस वही रहेगा, चाहे डिमांड 1000% बढ़ जाए। प्राइस तभी बढ़ेगा जब उस प्राइस पे डील हुई होगी। हम भैया हाँ भैया। जैसे ये टपारिया टूल्स है, मान लो मैंने मार्केट ऑर्डर लगा दिया है, और मतलब मार्केट ऑर्डर लगा दिया, और कोई बंदा है जिसने क्या कहते हैं लिमिट पे 1 लाख रुपए पे सेल कर दिया टपारिया टूल्स का शेयर, और अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख का मार्जिन होगा तो क्या मेरा वो परचेज हो जाएगा, डील हो जाएगी? नहीं, मार्केट ऑर्डर मतलब होता है जिस सेकंड तुमने ऑर्डर हिट किया है उस सेकंड जो टॉप प्राइस होगा वो हिट हो जाएगा, बट तुमने ऑर्डर लगा चुके हो तुम। अरे टॉप प्राइस नहीं होता भैया। क्या? अरे एक अरे सेकंड, कोई बेचने वाला ही नहीं है ना, कोई हाँ तो कोई बेचने वाला मार्केट नहीं है, ऑर्डर, तो तो अब मार्केट ऑर्डर लगेगा ही नहीं, तुम्हें खुद को सेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फिल इन द ब्लैंक से कोई आके भर देगा तो हिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता कभी भी। ऑर्डर अगर हिट हुआ है तो कोई पर्टिकुलर प्राइस पे हिट होगा। मान लो नहीं नहीं, मेरे अरे पास टपारिया टूल का शेयर पड़ा, पड़ा ठीक है, अब मैं उसे सेल करना चाह रहा हूँ और मैंने उसका लिमिट ऑर्डर लगा दिया 1 लाख रुपए का, ठीक है, लोगों ने और अब कोई सेल का आके ऑर्डर लग अगर चुका, उसके, उसके हाँ बाद कोई हाँ हाँ मार्केट हाँ, ऑर्डर लगा रहा है, तो तो क्या बाय हो सेल हो जाएगा, जाएगा? बाय हो जाएगा, वो दूसरे वाले हो का बाय हो जाएगा। जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। पर कोई बेचना ही नहीं चाह रहा, हम्म, क्यों बेचेगा भाई? उनको 70% रिटर्न मिल रहा है हर तीसरे महीने छठे महीने, वो क्यों बेचेंगे? मैं सोच रहा हूँ अगर कोई ऐसे मजे मजे में बोले कि 10 रुपए का शेयर 1 लाख में बेचते हैं, और चांस कोई नहीं मेरे है जैसे जाके मार्केट ऑर्डर लगा दे। भाई, लगा दे तो किस्मत वाला है भाई, वो 1 लाख रुपए उसके 2 साल 3 साल में रिटर्न हो अभी जाएंगे। लोगों ने लगा रखे हैं मार्केट ऑर्डर, लेकिन हिट नहीं होते, वो लोग बात है। भैया तो 172 रुपए डिविडेंड दे रहा है 1 साल में। हाँ तो भाई बहुत नहीं है ये, अरे तुम्हें 10 रुपए का बट शेयर है फिर भाई भी ये तो। 10 रुपए का हाँ तो एक वही लाख तो कह रहा हूँ, कितना ज्यादा है भाई, और कोई बेचेगा ही क्यों? तुम्हारे पास होता तुम बेचते इसको कभी? अरे कभी ना बेचता, कल से ट्राई करूंगा इसको खरीदने की। अरे नहीं खरीद पाओगे भाई, हमारे वाले बंदे बहुत दिनों से कर रहे हैं। ठीक है, ये देखते देखो, हैं क्या होता है। ये देखो भाई, डेली में भी है ना, खाली सर्किट है भाई। एक एक बार बिका ये कब? 15 फरवरी 2022 को 32 रुपए में बिका है, ठीक है, और एक बिका है ये भाई साल में एक बार तो एक सर्किट मारता है मुश्किल से। 10 फरवरी को 31 रुपए में बिका है, ठीक है, और फिर उसका प्राइस दोबारा से इसी प्राइस पे आ गया। किसी ने खरीद लिया होगा 2 मार्च को, और ये यहीं घूम रहा है, मतलब खरीद बेच हो रही है, बट ये ब्लॉक डील हो रही है मेरे हिसाब से, ये ओपन मार्केट में नहीं होगा। अरे भैया उसका ऑर्डर का ये सीन रहता है ना, ये मैंने पढ़ा था कि जैसे कि आपकी क्वांटिटी और प्राइस किसी से लिमिट में ही होता है, आपकी क्वांटिटी और प्राइस किसी से जब मैच होती है ना, तो ये तो हिट उसी होता है। से आपका हो जाता है। तभी तो और निफ्टी जैसे खुलते आपका जब खुलते मार्केट, तभी तो निफ्टी खुलते खुलते 100-200 रुपए नीचे खुलता है, और वो सेटल होते होते 5 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे आता है। भूल गए? और जो हाँ, और जो तो मार्केट ऑर्डर रहता है उसमें आपकी क्वांटिटी जिससे भी मैच हो गया, उसने जो भी प्राइस डाला होगा अपने लिमिट ऑर्डर में, वो मैच होके हो जाता है, हेलो। और इसी का एवरेज होके हम्म, वो शेयर का प्राइस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए मैंने 10 शेयर का ऑर्डर डाला और कोई उसी प्राइस पे जो है 5 शेयर बेच रहा है, तो मेरे अकाउंट में 5 शेयर आ जाए, 5 बाद में है। हाँ हाँ, ऐसा होता है ना, पार्शियली हिट होते हैं, उसको पार्शियली हिट बोलते हैं। तुम्हारे नहीं हुए कभी? तुम तो इक्विटी वाले हो ना? मेरे एक बार वो इंट्राडे कर रहा था तो हाँ, आइशर आधे हिट मोटर्स हुए। पे हाँ, आधे हिट हुए होंगे। 12 का वो खरीदा था, 12 शेयर, लेकिन जो है आए एक ही थे अकाउंट में। क्योंकि वो एक ही बंदा प्राइस पे मैच किया होगा। हाँ ये होता है, ये तो बेसिक है, ऑर्डर्स का ये सिस्टम है, समझ आ जाएगा तुमको, जैसे जैसे यूज लोगे मैं भी बता दूंगा। आगे बढ़ोगे मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सवाल उठता है सबसे पहला ये कि ये तुम एनालिसिस करोगे कहाँ पे? फंडामेंटल एनालिसिस चल रहा था ना, ठीक है। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि भाई हम फंडामेंटल एनालिसिस क्या क्या करना है वो तो सीख गए, पर करें कहाँ? है कि नहीं? तो मेरे लिए सबसे बढ़िया वेबसाइट मैं मानता हूँ, मेरे लिए स्टॉक
EDEGE स्टॉकेज डॉट के आगे क्या मैं देख लेता हूँ, मेरे को खुद को याद नहीं है। stockage.com, ठीक है, ये एक वेबसाइट है। और इसका मतलब इनका जो क्या बोलते हैं, क्रिएटर है, उनका नाम है विवेक बजाज, ठीक है। इनका भी एक EDGE है वो, मतलब बीच में एक ई नहीं है सेंटर में। वो हटा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो अगर गलती से एनी हाउ ये वीडियो मतलब बाय कोइंसिडेंस विवेक बजाज सर देख रहे हैं, तो सर बिग फैन। बाकी इन्होंने ये वेबसाइट बनवाई है या बनाई है मुझे नहीं पता, बट इन्होंने ये वेबसाइट, इनका रिलेशन है इस वेबसाइट से। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो भाई, यहाँ पे सब चीजें मिलती हैं। और इसका मैं अभी बताना नहीं चाहता क्योंकि बहुत लंबा चले जाएगा। इसका इनके चैनल पे डिटेल्ड वीडियो है कि भाई कैसे तुम किसी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। विवेक बजाज सर्च मार लेना या स्टॉक एज सर्च मार लेना और ट्यूटोरियल सर्च मार लेना, याद रहे बंदा विवेक बजाज ही होना चाहिए। शक्ल भी दिखाई देता हूँ, ठीक है। वो जो आए थे क्या भाई? हाँ वही वही विवेक बजाज, ये बंदा है, ये बंदा। आप भी देखते हो क्या सर को? क्या करता हूँ? आप भी बहुत देखते हो क्या? अरे इनको देख के तो पता चला था, सुभाषिस पानी, घनश्याम टेक, इनके बारे में इन्हीं को देख के तो पता चला था। ये बंदा मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स के, मतलब यूट्यूबर्स नहीं, बड़े बड़े जो ट्रेडर है, सक्सेसफुल ट्रेडर्स है, उनके इंटरव्यू लेता है, उनसे स्ट्रेटेजीज बताते हैं, मतलब सबको कि भाई हाँ ऐसा करोगे तो ऐसी चीजें हो सकती है, नई नई स्ट्रेटेजीज पता चलती है। पर भाई उस दिन बड़े नर्वस थे ये, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस अगर तुम्हें करना है तो सबसे बढ़िया वेबसाइट है स्टॉक एज। दूसरी चीज तुम कर सकते हो, अपनी खुद का जो ब्रोकर है उस पे उस शेयर को खोलो और उसकी डिटेल्स आ जाती है। जैसे अभी मैं अगर इस पे खोलता हूँ, GSL है, ठीक है, इसकी डिटेल्स में जाते हैं, फंडामेंटल्स, ठीक है, बस ये डिटेल इन्फो। तो ये पूरा आ गई, देखो मटेरियल है, मिड कैप है, मार्केट कैप इसका इतना है, रैंक 194 पे है, रिस्क कितना है इसको खरीदने पे, ये चीजें देख सकते हो। मैं कई पूछ रहा चीजें था हर डीमैट में होता है? हर डीमैट में होता है, एंजल वन में भी होता है, सब जगह, कोई वो बड़ी बात नहीं, बट आई प्रेफर स्टॉकेज। तुम जाओ, इनका यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत चीजें तुम्हारे, मतलब ये वेबसाइट बहुत तरह से काम आ सकती है, ठीक है। और दूसरा, अगर फंडामेंटली अगर तुम देखना चाहो तो याद होगा ये अपने जी बिजनेस पे अनिल जी, अनिल सिंह भी। अब मेन मेन पॉइंट देख लेते हैं कि अब तुम्हें इसमें देखना क्या होता है। देखो, अगर कोई शेयर है जिसमें अगर तुम लॉन्ग टर्म पैसा लगाना चाहते हो और वो बढ़े, तो उसकी सबसे बड़ी चीज क्या तुम नोटिस करोगे। जैसे शेयर को अपन ले लेते हैं जमीन से इस बार, कि एक बड़ी जमीन है, एक बड़ा टुकड़ा है जो तुम्हारे शहर में, ठीक है, और तुम वहां पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो तुम सबसे पहली चीज क्या देखोगे कि किसी बड़े आदमी ने, कोई बड़े प्रॉपर्टी डीलर ने, या सॉरी क्या बोलते हैं उसे, रियल एस्टेट बिजनेसमैन ने, रियल एस्टेट वाले ने इस प्रॉपर्टी में अपना पैसा लगाया है कि नहीं लगाया है कि नहीं। रियल एस्टेट हाँ, तो बड़े तुम बंदे क्या ने। देखोगे कि अगर मुझे इस जमीन का छोटा भी टुकड़ा खरीदना है, तो सबसे पहली चीज मैं ये देखूंगा कि किसी बड़े रियल एस्टेट वाले ने यहाँ पे अपना पैसा लगाया नहीं लगाया। उसके बजाय शेयर में तुम क्या देख सकते हो, FII या बोल लो DII, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, फॉरेन फॉरेन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट इन्वेस्ट हाँ वही इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। इन्वेस्टर, ठीक है। वहीं पे डोमेस्टिक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, इनका मतलब क्या है, जो बड़े खिलाड़ी हैं इन्वेस्टमेंट में, वो बंदे इस शेयर में पैसा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, वो दिख जाता है। स्टॉकेज पे भी दिख जाएगा वो, तुम्हारे उसमें मतलब डीमेट अकाउंट के उसमें भी दिख जाएगा। देखना कैसे है, ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, हर क्वार्टर का सेटअप लिखा होगा। जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी चलेगा अप्रैल से अप्रैल मई जून, जून मतलब 4 से 6 2023, ठीक है। इससे पहले चल रहा होगा जनवरी से मार्च, उससे पहले चल रहा होगा अक्टूबर से दिसंबर। तो ऐसे लिखा हुआ होगा, ठीक है। और इसके नीचे लिखा होगा कि FII पहले 9% थे, फिर 10% हुए, फिर 11% हुए।
या फिर 9% थे, फिर 8% हुए, या फिर 8.5% हुए, या फिर 7% हुए, ऐसे। तो इसमें तुम्हें अंदाजा लगाना है कि FIIs बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। अब अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर पैसा कहीं पे लगाते हैं तो वो 100-200 रुपए नहीं लगाते, वो 100-200 करोड़ भी नहीं लगाते हैं, वो 2000-3000 करोड़ लगाते हैं। ठीक है, और अगर वो अपना पैसा लगा रहे हैं और वो बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं, या फिर उन जैसे लोग बढ़ रहे हैं किसी शेयर में, तो डेफिनेटली वो शेयर इस काबिल है कि तुम पैसा लगा लो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, सेम चीज डोमेस्टिक के लिए भी होती है, सेम यही रहता है। उसमें ध्यान रखना है कि उनका भी वो ग्रोइंग फेज में ही हो, या कम से कम फ्लैट तो हो। भाई बाहर वाले तो चलो इतना ध्यान नहीं देंगे, बट डोमेस्टिक अपना पैसा, डोमेस्टिक वाले को हर चीज पता होती है। जो इस लेवल पे, इंस्टीट्यूट लेवल पे हो, जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ लगाएगा, उसको कंपनी के बारे में हर चीज पता होती है। वो हर छोटी से छोटी चीज जहाँ मतलब चेक करके ही अपना पैसा लगाएगा। तो अगर ये किसी शेयर में रुके हुए हैं, या फिर इनका परसेंटेज किसी शेयर में बढ़ रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा शेयर है। ठीक है, और घट रहा है तो भैया थोड़ा दूर रहो। दूसरे होते हैं फिर म्यूचुअल फंड वाले। म्यूचुअल फंड पता है ना? तो यस भाई यस। ये भी जब हाँ, तो ये भी जब पैसा लगाएंगे तो छोटी मोटी चीज पे नहीं लगाएंगे, पूरी जांच पड़ताल करके लगाएंगे, और बहुत पैसा लगता है। ठीक है, तो इसमें भी अगर तुम ये ग्रोइंग फेज में या फ्लैट भी हो तो भी चलेगा, बट डिक्रीजिंग फेज उसमें नहीं हो कि 10 उससे 9 फिर 8। इसका मतलब ये कि ये अपना पैसा निकाल रहे हैं बाहर, और अगर ये निकाल रहे हैं मतलब शेयर या तो डाउन आएगा, या फिर कुछ ना कुछ गलती है इस शेयर में। ठीक है, तो म्यूचुअल अभी फंड तो वालों को भी तुमको देखना है कि क्या है। अब इसके बाद में एक नया नाम आता है, वो है प्रमोटर्स। मेरे को स्पेलिंग नहीं पता, पर प्रमोटर्स। ठीक है, प्रमोटर्स प्रमोटर्स कौन होते हैं पहले वो समझाता हूँ। सब बंदे हैं यहाँ पे, सुन रहे हैं? हाँ जी भैया। सुन रहे। जिंदा। सिस्टम भाई कहाँ है? सुन सुन रहे रहे हैं हैं। भाई, सुन रहे हैं। सिस्टम भाई सब है भाई। अरे है तो अब तुम्हारी तो जरूरत है, हाँ इसीलिए भाई तो। हम सुन रहे हैं। करो सिस्टम तो करो। भाई देखो, अब इन सब के बाद में एक अपने सिस्टम भाई है, और तुम्हें याद ही है सिस्टम भाई की कंपनी, सॉरी आर्यन भाई है, उनकी कंपनी थी सिस्टम। ठीक है, तो इन्होंने जब अपने 100 करोड़ रुपए फंड रेज किया था 10% इक्विटी पे, तो सबसे पहली जो ऑफरिंग गई थी वो जाती है प्रमोटर्स के पास में। अब प्रमोटर्स कौन होते हैं? वो असल में होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, यही होता है। पर प्रमोटर्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि आर्यन भाई क्या कहते हैं कि भैया देखो, तुम हो बड़े आदमी, तुम्हारे पे रहती सबकी नजर। प्रमोटर्स एज इन राकेश झुनझुनवाला। शार्क टैंक वाले। नहीं नहीं, राकेश झुनझुनवाला। अरे भाई बिग बुल बोल दो ना। बिग बुल बोल दो। ठीक है, मतलब ये सबसे बड़ा इन्वेस्टर कहा जाता था। ठीक है, तो कंपनियां इनके पास जाती है, कहती है कि भैया तुम अपना पैसा हमारे शेयर में लगाओ, मतलब हमारी थोड़ी इक्विटी तुम खरीद लो। इस 10% में से 2-3% जाएगा इनके पास, ज्यादा ही जाएगा शायद। ठीक है, तो तुम खरीद लो ताकि लोगों को बिलीव हो कि भाई हमारी कंपनी अच्छी है। तो सिस्टम भाई आए मेरे पास, जैसे अपने नूर है और अपना कार्तिक है, हम भाई हम थोड़े से मतलब इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स बन जाएंगे आज नहीं तो कल। बट सिस्टम भाई हमारे पास आगे कहते हैं कि भैया देखो, प्रमोटर बनो हमारे, हमारा शेयर दुनिया में पब्लिक होगा उससे पहले तुम खरीद लो, ताकि लोगों को भरोसा रहे कि हाँ भाई ये शेयर अगर इतना बड़ा इन्वेस्टर खरीद रहा है, अपना पैसा 1000 करोड़ 2000 करोड़ लगा रहा है, तो ये खरीदने लायक है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली चीज है, प्रमोटर्स वाला सेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। प्रमोटर्स होने चाहिए, पर ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 20-30% इज अ गुड थिंग। बट अगर प्रमोटर्स के पास में आधा या उससे ज्यादा है तो वो रिस्की है, क्योंकि अगर कंपनी में छोटी सी भी गड़बड़ आएगी तो सिस्टम भाई पहले पहले प्रमोटर्स के पास ही आएंगे कि भाई गड़बड़ होगी। अब प्रमोटर अगर अच्छा हुआ तो वो उसकी मदद करेगा, बट अगर अच्छा नहीं हुआ तो वो जितनी भी होल्डिंग रखता है वो लेके निकल लेगा। तुम बेच पाओगे उससे पहले वो उसके प्राइस को आधा कर देगा। ये जो बोला हूँ वो समझ आया? हाँ फिर से ये हाँ चीज भैया। हुआ था उसमें आया। फिर अडानी से रिपीट एंटरप्राइजेस करता में। हूँ, हाँ फिर से रिपीट करता हूँ। हाँ हाँ वही। अगर सिस्टम पाई का जो ब्रांड आ रहा था फॉर्च्यूनर, शुरुआत में इसकी मार्केटिंग में भाई पैसा कम पड़ गया, तो सिस्टम भाई आए मेरे पास। मैंने बोला भाई कि देखो, तुम्हें पैसा चाहिए मैं दे सकता हूँ। ठीक है,
और मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि सिस्टम भाई ने ये बता दिया कि अगर फॉर्च्यूनर का प्रमोशन नहीं होगा तो वो बिकेगी नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलेगा, वो बिकेगी नहीं। अब मेरे को 2 चीजें पता है, अगर मैं अपना पैसा और डाल देता हूँ और फॉर्च्यूनर फिर भी नहीं बिकती है तो मेरा नुकसान होगा, है कि नहीं? और अगर मैं पैसा अभी निकाल लेता हूँ तो मेरा इतना नुकसान नहीं है। और मुझे ये पता है कि जैसे ही अगर इसको पैसा नहीं मिला तो फॉर्च्यूनर वैसे भी नहीं बिकेगी। तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास अंदर की बात है। अब इसके बाद में मैं क्या डिसीजन लेता हूँ वो डिपेंड करता है सिस्टम भाई के लिए, वो बहुत मैटर करता है सिस्टम भाई के लिए। तो इसलिए प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग होती है ना वो लिमिटेड होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर ये 10-20% 10-20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ 10-20% बेचेगा तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर 50% हुई, मान लेते हैं आधे शेयर्स अगर एक दिन में कोई बंदा सप्लाई कर देगा तो प्राइस कितना गिर जाएगा सोचो भाई। 1 लाख सही शेयर्स बात। में से 50,000 शेयर्स अगर मैं आज के आज ही बेचने को तैयार हो जाऊं तो प्राइस आधे से भी नीचे आ जाएगा। एनी हाउ वो अडानी वाला सीन बनेगा, ऐसा सिस्टम भाई ऐसे गिरेंगे, यूं भी नहीं रहेंगे, यूं सही ही बात। गिरेंगे सीधा। तो इसलिए प्रमोटर्स होने चाहिए, मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होने चाहिए, पर थोड़े ही, और वो कांस्टेंट रहने चाहिए, वो भी डिक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए। प्रमोटर्स निकल रहा है मतलब कंपनी पे भरोसा उठ रहा है उनको, ठीक है, डन है, ये तो है। ये समझ यस आया, भाई यस। समझ आ गया ना ये वाला सीन प्रमोटर हाँ हाँ वाला, भाई, भाई। आ हाँ गया। भाई यार एकदम ठीक है। हाँ समझ भाई आ आ गया। गया। इसके बाद हाँ फंडामेंटल में ये 2-3 चीज, सबसे मेन चीज अगर तुम्हें रफली फंडामेंटल करना है तो ये 2-3 चीजें देखनी है, और इसके बाद देख लो कि डिविडेंड कितना देती है, आरओआई मतलब पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में ओवरऑल शेयर ने कितना ग्रोथ किया है, वो भी मैटर करता है, ठीक है। यस भाई। बस, और बाकी तुम्हें अच्छा अच्छा। स्टॉक एज के ट्यूटोरियल में देख लेना, उसमें वो बता देंगे कि कंपनी की डेप्थ कैसे चेक करनी होती है, कंपनी का ओवरऑल क्वार्टरली प्रॉफिट है लॉस है वो कैसे चेक करना होता है, उसमें वो डिटेल्ड वीडियो आराम से देख लेना, ठीक है। और अगर किसको नहीं मिले तो मैसेज कर देना, मैं कल क्लास में आने से पहले वो ढूंढ के मैं क्लास में ड्रॉप कर दूंगा फिर, ठीक है ना। अब देखो ये अपना मेरी तरफ से फंडामेंटल एनालिसिस में इतना ही पढ़ाऊंगा, और कोई किसी को डिटेल में डाउट हो तो अगर जो डिस्कॉर्ड वाले हैं कृपया मुझे मैसेज करें, मैं तुम्हें एक हर्ष केयर नाम के बंदे से मिलवाऊंगा, वो तुम्हें अच्छा खासा पढ़ा देगा इस मामले में, उसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, मेरे इतने ही अच्छे हैं, क्योंकि इसकी खाली बेसिक जानकारी देनी थी, ये तुम वैसे भी काम नहीं लेने वाले, जब तुम्हें टेक्निकल आ जाएगा तो तुम फंडामेंटल में घुसोगे ही नहीं।